Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो आज की वीसी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का और राहुल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार पूना में करने जा रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे। तो उसमें बहुत सारे हमारे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने ज्वाइन किया है और एक अच्छा खासे नंबर में लोगों ने ज्वाइन किया है। तो उसमें कुछ ही सीट्स वैकेंट हैं, तो मैं आशा करता हूं कि वो भी फिल हो जाएंगी आप सभी के सपोर्ट से। तो कोशिश कीजिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये 2 दिन का जो सेमिनार है, हम वहाँ पे पढ़ने भी बहुत हैं, बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 10 अलग अलग हमारे मेंटर्स हैं, 10 सेशन होने वाले हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे केसेस प्रेजेंट होंगे और थोड़ी मस्ती भी करेंगे। तो आप सभी को हम सभी की तरफ से आप सबका वेलकम है। जो भी मेंबर्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो प्लीज करवा लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी आज की वीसी की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है आज हम सबकी। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर संजीवनी पवार मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. जी, माय प्लेजर मैम। ओवर टू यू मैम। Gratitude to all respected mentors, Dr. Samuel Henneman sir. पहले डिस्कस करेंगे, केसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ना टाइम कम है हमारे पास। सबका ओपीडी का टाइम होता है 6 बजे के बाद, तो थोड़ा जल्दी करेंगे आज। और रेमेडी भी थोड़ी अनकॉमन है, तो थोड़ा हम स्टडी भी कर सकते हैं अगर टाइम मिला तो मुझे लगता है डायरेक्टली केस स्टार्ट करें क्या सर? मैंने आपको जो भेजा है ना ऑडियो। हाँ, मैं प्ले करता हूँ मैम। हाँ ठीक है सर। मेंसेस ही नहीं आते। अभी तो 6 महीने हो गए। उसने एलोपैथी एक फीमेल पेशेंट है, एज 27 ईयर्स है। तो इसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। विदाउट एलोपैथी उसे मेंसेस ही नहीं आते। अभी तो 6 महीने हो गए। उसने एलोपैथी टैबलेट भी नहीं ली और उसे पीरियड्स भी नहीं आए हैं। पेशेंट अपने मदर के साथ आई है। ज़्यादातर हिस्ट्री मदर ने ही दी है। पेशेंट का वर्जन ऐसे था, 2 साल से मेंसेस की प्रॉब्लम शुरू है। तो मैंने पूछा उससे क्या दिक्कत होती है,
तो थकान बहुत लगती है, किसी चीज में मन नहीं लगता। तो मैंने पूछा कि 2 साल के पहले एकदम रेगुलर थी? तो पेशेंट बोली हाँ एकदम रेगुलर थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मदर बोली कि उसका मूड भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, पहले तो बहुत हैप्पी रहती थी। तो मैंने पूछा कि 2 साल के पहले कुछ स्ट्रेस टेंशन वगैरह ऐसा था क्या? तो पेशेंट बोली कुछ नहीं, पापा थोड़े बीमार रहते हैं। और मदर बोली कि घर वालों की बहुत चिंता करती है उनके हेल्थ को लेकर। तो मैंने बोला कि ये तो हर एक लड़की करती है ना इस एज की। तो और कुछ ऐसे हुआ था क्या? तो मदर बोली 2 साल के पहले 2 साल से उसके शादी का चल रहा है, तो उसके पापा का बहुत मन है कि पापा के रिश्ते में एक लड़का है, उसके साथ शादी करनी है। पर मुझे वो फैमिली पसंद नहीं है और हम दोनों के बीच बहुत झगड़े होते हैं उसे लेकर। मैं तैयार नहीं हूँ और पापा को वहीं पे उसे उनको अपनी बेटी को देना है। तो मैंने पूछा फिर इसका बेटी का क्या मन है, उसे पसंद है क्या वो लड़का? तो माँ बोली कि ऐसे तो कुछ ज्यादा सोचती नहीं है, मगर पापा हार्ट पेशेंट है, मैं मना कर दूंगी तो पापा बीमार पड़ेंगे, ये चिंता लगी रहती है। और दूसरी बात मेरे बारे में भी सोचती है, मम्मी को वो फैमिली पसंद नहीं है, लड़के के पेरेंट्स पसंद नहीं है लड़के के, ये भी वो सोचती है। तो मैंने पूछा कि उसका नेचर कैसा है? तो मम्मी बोली कि उसका नेचर तो वैसे पहले तो बहुत ही हैप्पी रहती थी, मगर अभी बहुत सैड रहती है इस 2 साल में। पहले तो बहुत मस्त रहती थी, कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती थी, तुरंत झगड़ा कर देती थी। और बाकी नेचर वाइज तो बहुत वैसे अच्छी है, सबका ख्याल करती है, फैमिली का सबका केयर करती है। सो प्लीज एनालाइज, इफ एनी क्वेरी प्लीज आस्क। बोलिए। जी बताइए। हाँ जी, अ, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर, बोलिए। मैडम वो जो आपने बोला अभी कि वो मम्मी को भी लड़का पसंद नहीं है और पापा ने लड़के को चूज किया है, ऐसा कुछ हम्म था? लड़की को पसंद है पेशेंट को? एक्चुअली क्या है ना, यही प्रॉब्लम यही होता है। क्या होता है ना, उस स्टोरी में है हम ना बह जाते हैं। और जो मेन है, अभी मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं, मैंने जितना उनको पूछा था, उन्होंने जितना बताया था ना, वही सिर्फ मैंने आपको बताया है। मेरी केसेस ना ओके। बहुत बड़ी होती है, तो थोड़ा शॉर्ट करके मैंने डाला है। बट हम्म। मैंने खुद भी नहीं पूछा। और हमेशा ये याद में रखना, हम क्या होता है ना, कभी कभी उस स्टोरी के साथ बह जाते हैं, तो हम्म, उस पे जाना ही नहीं है। पेशेंट किस चीज से अच्छा। सफर हुआ है, ये हमेशा याद रखना। और किस किस चीज के लिए हमारे पास आया है, वो भी हम्म। याद रखना। हाँ, ये ना अनकॉमन है रेमेडी, इसकी शेड भी बहुत अलग डिफरेंट है। और मेरे ओके। केसेस ना बहुत इजी होते हैं, मैं बहुत इजी वे से हमेशा जाती हूँ। ये हर ये एक आपने ये सेंसी से हाँ, निकाला था केस या एडोनिस से? अ, ये ना मैंने इसमें निकाला था, फुल सिंथेसिस। ओके फुल ओके। सिंथेसिस से। ठीक है मैडम, मैं थोड़ा सोचता हूँ। हाँ। और सबसे ना बहुत लोगों ने कॉरल एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरल बताया है ना, तो डिस्कॉर्ड एंड कॉरल, इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है क्या, क्या होता है? नमस्ते मैम। क्वारलिंग, हम लोग जो क्वारलिंग करते हैं ना आपस में, जो हमसे होती है हाँ पर्सनली, वो क्वारलिंग हाँ है हाँ। हमारी अपनी। लेकिन स्कॉट तो दूसरों की वजह से, मतलब दूसरे अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें दिक्कत हो सकती है, वो चीज हो सकती है, मुझे डिस्कॉर्ड। लगता है ऐसा। तो डिस्कॉर्ड। इसमें ये क्वारलिंग खुद तो नहीं करती है ना, खुद क्वारल नहीं कर रही है ये, इसका कोई क्वारल किसी के साथ नहीं है, इसको चिंता अपने सिर्फ माँ बाप की है, केयर्स फुल है उनके लिए, रिलेटिव्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा। और यही मुझे लगता है इसकी मॉर्बिडिटी है, यहीं पे केस है। और बाकी उसकी कंप्लेन जो है वो तो एमिनोरिया ही है।
तो अगर ये दो चीजें लें तो पहली जो रेमेडी आ रही है वो कॉस्टिका में आ रही है। बाकी आप बताओ। ओके ओके सर, ओके। हाँ, मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम अगर ये अपने माँ पिता के बीच में झगड़ों के बीच में फंसी हुई है और अपने पिता को भी देख रही है, अपनी माँ को भी देख रही है, तो अगर ये हम पकड़ते हैं एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज लव्ड वन, तो कैलकुलस और वेनिला है। लेकिन मैम ये जो झगड़े हैं ना, इस सेंसिटिव टू क्वारल हम अगर देखते हैं और केयरफुल ऑफ रिलेटिव देखते हैं, पकड़ते हैं, तो ये दो रूब्रिक लेते हैं तो काली सल्फ आ रही है पहले जो है। बाकी मैम और सोचते हैं और क्या आता है, बाकी सीखना तो आप ही से है। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। ग्रुप में तो मैंने कार्सिनोसिन ही डाला है, लेकिन हाँ। जैसे कि आप बोल रहे हो कि रेयर मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन नहीं है, अनकॉमन। हाँ, अनकॉमन मेडिसिन है। तो अगर हम एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स लेते हैं तो एक ही मेडिसिन आती है, दैट इज लेक इक्विनम। बट उसके बारे में वो सारी चीजें कुछ कवर कर रही है ऐसा लगता नहीं है मुझे। यस मैम, कवर नहीं करिए। हाँ, तो वो नहीं होगी। बाकी ग्रुप में तो मेरा एनालिसिस कार्सिनोसिन थी, पर कार्सिनोसिन नहीं है। हाँ। नहीं लगती है वैसे ना, मुझे भी, मैं केस ले रही थी ना, मुझे ना वो लड़की ना लग रही थी कार्सिनोसिन जैसी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। कि तो अब आपसे नया सीखेंगे। थैंक यू मैडम। मैडम जब उसको मेंसेस आते हैं उसके बाद इंडिफरेंस होती है, कहते हैं फिर मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। जहाँ मेंसेस के बाद आपने क्या बोला था, मेंसेस के पहले उसको इंडिफरेंस में जाती है या मेंसेस के बाद? नहीं, वो लड़के ना सर कुछ ज्यादा बोले ही नहीं, सिर्फ उसका वर्जन ये था, मुझे थकान आती है, कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ इतना हाँ ही बोली। हाँ, वो ज्यादा कुछ बोली नहीं, जो हिस्ट्री दी है ना मदर ने ही दी है। अच्छा। हम्म। थकान आती है, वीकनेस फील होता है, ये तो 2-3 बार बोली, इसलिए मैंने फिर से डाला था वो, हिंट मिले आप लोगों को इसलिए। वो तो मैडम ये तो नॉर्मल सिम्टम ही है ना मेंसेस में, ये तो सभी को ही आता ही है लगभग। इसको मेरे ख्याल से कंसिडर करना भी नहीं चाहिए इस चीज को। यस सर, इस चीज को ना कंसिडर नहीं करना चाहिए ज्यादा। बट क्या होता है ना, हमें कभी कुछ मिलता ही नहीं है ना, तो ये जो नॉर्मल कॉमन चीजें है ना, वो भी कंसिडर करनी पड़ती है हमें, जब कुछ मिलता ही नहीं है तब उसे छोड़ना नहीं है, अगर पेशेंट से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो। मैम अगर डिस्कार्ड से ही इसको परेशानी हो रही है, घर में बहसबाजी हो रही है उसी से, तो मैम हाँ, फिर सिंथेसिस में एक ही रेमेडी है, लाइक इनाइनम मैम जो है। ओके थैंक यू लैक। मैम। इनाइनम मैम। ओके सर, ओके। नहीं, इतनी रेयर भी नहीं है, अनकॉमन है, सिर्फ रेयर रेमेडी नहीं है ये। केस दिखाने क्यों मैंने सोची, क्योंकि इसका ना कि इम्प्रेशन हमारे मन में बैठा है, वो इम्प्रेशन निकालना है। वो इम्प्रेशन तो मैम यही है ना कि वो पापा उसके चाहते हैं वहां शादी हो और मम्मी को वो वहां पसंद नहीं है, और हाँ। इसी बीच में जो है कि ये फंसी हुई है जो है, मतलब दो दो जन के बीच में इसकी बीमारी चल रही है जो है। तो इम्प्रेशन तो यही यस उसके दिमाग में है ना मैम कि वो मम्मी पापा को खुश करना चाहती है, लेकिन वो समस्या हल ही नहीं हो रही है। तो यही इसे समझ में आ रहा रुब्रिक है में मैम। कैसे, ये रुब्रिक में कैसे लेना है इसे? यही तो मैम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको रुब्रिक बनाए जो है। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं इस केस का? मैडम एक रुब्रिक है माइंड थॉट्स टू ट्रेन्स ऑफ थॉट्स। हाँ। मतलब उसके मन में दो वो एक तरफ फंसी हुई है कि मैं पापा का देखूं या मम्मी का देखूं, क्योंकि पापा बोल रहे हैं कि वो लड़का पसंद है, उससे शादी करनी, मम्मी को पसंद नहीं है, तो इसके दो थॉट तो चल ही रहे हैं।
अगर वैसे होता ना तो वो बोलती, वैसे बोलती क्या बोलती? मुझे पापा का भी मुझे सुनना है और मम्मी का भी सुनना है, ऐसे। नहीं, उसने बोल तो दिया। उसने तभी तो बोला है कि उसने बोला कि लड़का जो है वो पापा को पसंद है पर मम्मी को पसंद नहीं है। अगर मान लो कि हम्म, अगर उसने पापा की रखनी होती तो वो ये बात भी ना बोलती कि मम्मी को पसंद नहीं है। उसने एग्री कर लेना नहीं था। मतलब उसने दोनों की बात रखी है। तो दो थॉट तो चल ही रहे हैं ना उसके कि क्या किया जाए। नहीं, मेरे को एक्चुअली ऐसे लग सर रहा क्या है। है ना, एक्चुअली क्या है ना, ये उसके मम्मी ने बोला, उसने तो खुद नहीं बोला। दूसरी बात कि मम्मी और पापा में ही ये नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है शादी करनी है या नहीं करनी है। हाँ? इसका तो कुछ इसे तो अभी तो कंसिडर ही नहीं किया है। अच्छा, ये ऐसे है, बात उसकी ऐसा मम्मी है। बोल रही है? हाँ, मम्मी बोलिए ना, पेशेंट कुछ नहीं बोलिए, पेशेंट सिर्फ यही बोलिए मुझे थकान आती है, वीकनेस फील होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, ये सिर्फ इतना ही बोली है। पेशेंट ने हिस्ट्री नहीं दी है। मेरा केस टेकिंग में क्या होता है ना, मैं बहुत बार ना रिलेटिव्स को अंदर ही नहीं लेती, सिर्फ पेशेंट से बात करती हूँ 15-20 मिनट। मगर इस केस में ना ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं कि आईपीआर से ही निकलते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ, केस बोलिए। मतलब मैंने अभी सुना, ऐसे है ना कि मतलब उसके मम्मी और पापा दोनों की चॉइस अलग है। पापा बोल रहे कर, मम्मी बोल रहे मत कर, और लड़की कुछ नहीं बोल रही है, ऐसे है ना? हेलो। लड़की कुछ हेलो। बोल नहीं रही, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो लड़की का क्या हेलो। कहना है? हाँ हाँ मैम। ये फिर लड़की पेशेंट का क्या कहना है, वो नहीं समझा मुझे। पेशेंट तो खुद से कुछ भी नहीं बोली है। मम्मी क्या बोली, हाँ, कि पापा को वो लड़का पसंद है, और मम्मी का भी ऐसा नहीं है कि लड़का मुझे पसंद नहीं है वगैरह। मम्मी भी ऐसा कुछ नहीं बोली है। हाँ, मम्मी बोली कि वो फैमिली मुझे पसंद नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है रिश्ते में, क्या होता है ना, उसकी लड़के की मम्मी, पापा या कोई ऐसे पसंद नहीं होता। हमारे साइड में बुआ के बेटे या मामा के बेटे के साथ वगैरह शादी करते हैं ना, कभी कभी सगे में होती है, कभी कभी दूर के रिश्ते में होती है। उस टाइप का कुछ तो था। मैं तो ज्यादा ना डिग नहीं करती केस को, जितना पेशेंट बोलते हैं मेरा काम हो गया, बस हो गया, ऐसे। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था। और दूसरी बात, लड़का कैसा है क्या है ये सोचना तो दूर के बात, घर में मम्मी पापा के झगड़े ही इतने होते हैं, उससे ही ये बेचारी इतनी परेशान हो गई कि इतना सब डेवलप हो गया है कि विदाउट एलोपैथी 2 साल हो गए, विदाउट एलोपैथी उसे मेंसेस नहीं आते हैं। लड़का कैसा है क्या है, पसंद है नहीं पसंद है, वो दूर की बात। हाँ। अजी ये क्या करे के पड़ी? और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ना, मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगर अभी बताइए ना तो आप लोगों का कंफ्यूजन हो जाएगा। केस तो इतनी ही है। मैम ये तो बोल दो क्या? सबको साथ लेने वाली तो चल ही रही लगी रही यस। है ना। और पेरेंट्स सबका ख्याल रखती है जो मम्मी पापा, तो केयर्स वाली तो लगती है ये। और ये उसी में ही यस। परेशान है, मम्मी पापा के इतने झगड़े हो रहे हैं और इसको वो झगड़े नहीं समझ में आ रहे कि ये नहीं होना चाहिए। और जिसके लिए हाँ। झगड़े कर रहे हैं उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हाँ। अभी वो अपने में ही लगे हुए हैं। हाँ, लड़का कैसा है क्या है मैंने भी नहीं पूछा, उस लड़की को भी कुछ नहीं पड़ा है। उस बेचारे को सिर्फ इतना पड़ा है कि 2 साल से उसको मम्मी अपने पापा घर के वालों झगड़े की चल रहे हैं। पड़ी है, उसको हाँ, अपने मम्मी घर पापा के वालों का ही झगड़े। पड़ा है। हाँ, मम्मी पापा का झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो सब मिलके रहें तब तो शादी की बात करें। वही ये हम्म। उसके दिमाग में चल रहा है, ऐसा लगा ये मैम। ऐसे तो वेनीला हाँ। सोच रहे हैं पर बाकी आप बताएंगे, आपसे नो मैम, सीखेंगे। ये यही तो क्या होता है ना, यही तो है। बहुत कभी कभी क्या होता है ना बहुत स्टडी हो जाता है ना हमारा, तो भी कंफ्यूजन होता है।
मैंने दो तीन रूब्रिक लिए हैं। आपने बोला ना कि अनकॉमन मेडिसिन है। मेरी मेडिसिन हाँ जो आ रही है वो है, एक तो मैंने लिया है एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, ये तो लग ही हम्म रहा है इसमें। और दूसरा रूब्रिक लिया है एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग, क्योंकि लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो उसके ऊपर उसका इफेक्ट भी तो हो रहा है उसके। कॉर्लिंग है या क्या कुछ अलग है? हाँ जी। कॉर्लिंग है या डिस्कॉर्ड है? जब मैं एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड लेता हूँ ना, तो उसका क्रॉस रेफरेंस में क्वारलिंग दे रहा है मोबाइल सेंसिस में। ओके ओके। तो थर्ड रूब्रिक लिया है मैंने माइंड इंडिफरेंस मेंसेस ड्यूरिंग, जो उसके पेशेंट ने जो बोला ही है। तो मेरी तो मैडम मैडकार्ब और जर्मेवियम मेट ये आ रही है दोनों। ओके ओके ओके। मैम यहाँ तो डिस्कॉर्ड ज्यादा लग रहा है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है पेरेंट्स के बीच में, तो ये डिस्कॉर्ड हो गया ना। हाँ सिंपल। क्वारल, यही क्योंकि यही कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉब्लम है, है। ये मैंने डिस्कॉर्ड है यहाँ पे। एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड लिया था, लेकिन वो रूब्रिक नहीं शो करा है उसमें। क्योंकि वही यहाँ पे पेरेंट्स यही के तो। बीच में डिस्कॉर्ड है, क्वारलिंग तो नहीं है। क्वारलिंग में तो यस कोई इशू हो नहीं हो, बिना बात के भी क्वारल किया जा सकता है और वहाँ नॉइज और ये सब कुछ होएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़के के यस बारे में तो मैम। पेरेंट्स बात ही नहीं कर रहे हैं। फादर कह रहा है लड़का हाँ अच्छा है इसलिए करना, और मदर कह रही है कि फैमिली अच्छी नहीं है। तो लड़का और फैमिली दो अलग अलग बातें हो गई, तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है पेरेंट्स का। हाँ तो ये यही प्रॉपर तो। कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए डिस्कॉर्ड लेंगे यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ यही ना हमें एक्चुअली सीखना मैडम है। ये इन जो दोनों का बेसिक डिफरेंस, रूब्रिक है ना, हाँ हाँ, क्वारलिंग, इसका जो डिस्कॉर्ड। डिफरेंस है ना कॉर्ड्स और क्वारलिंग, कॉर्ड्स का जो होता है वो इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता, वो तू मैं बस होती है घर में, जो नॉर्मल तू मैं हो चलती रहती है, जब आपस में बनती नहीं तो तू मैं रहती है। और क्वारलिंग में थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल की फाइट हो जाती है। अभी मैंने लिया तो एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स ही था, उसमें रूब्रिक नहीं शो कर रहा है मोबाइल सेंसिस, तो क्रॉस ठीक में है, उसने। मैं डिस्क्लोज करती हूँ। हाँ इस हाँ। केस में क्या मैम है ना। मैम मैम बोलो। अगर हाँ हम दो दो रूब्रिक लेकर चलते हैं, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज और एलिमेंट फ्रॉम डिस्कार्ड चीप एंड फैमिली बिटवीन जो है, तो मैम मेरी जो रेमेडी आ रही है वो मैग्म्यूर आ रही है और दूसरी ग्रेफाइटिस आ रही है। अब इसके बाद नहीं मैम ना, क्या है ना डिस्क्लोज करिए। सर, जी क्या है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज के पहले पहले जो मेन एलिमेंट है ना वो लेना चाहिए। इस केस में मेन एलिमेंट क्या है? हाँ, एलिमेंट क्या है कि पेरेंट्स के बीच में डिस्कॉर्ड हुआ 2 साल पहले, वो मेन एलिमेंट है। हाँ? और उसी से उसे ये सब बीमारी शुरू हो गई। केयर एंड जी मैम। वरीज हो भी सकता है, मैंने तो वो कंसिडर नहीं किया है, बट 2 साल पहले से एक झगड़ा चल रहा है, डिस्कॉर्ड चल रहा है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, एक रूब्रिक हो गया। हाँ? और दूसरा रूब्रिक लड़की से तो मुझे ना डेल्यूजन पुअर, मूड रिपल्सिव, यही सिंपल रूब्रिक मिले। सिर्फ डेल्यूजन पुअर एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, ये अगर फुल सिंथेसिस में डालते हैं ना मोबाइल रेपर्टरी में, अलग है रूब्रिक, शायद सबऑर्डिनेटशिप एंड सबऑर्डिनेट्स ऐसा कुछ है, तो सिर्फ हेपार आती है। फुल सिंथेसिस लैपटॉप में अगर डालते हैं ना तो सिर्फ हेपार सेल्फ आती है। आ रही है मैम दूसरे हिपरसल। रूब्रिक आ रही है ना? हाँ। सर आप चाहे तो उसका फोटो या स्क्रीनशॉट डालिए ना। मैंने ना ड्यूरिंग केस टेकिंग ना सिर्फ यही 2 रूब्रिक कंसिडर किए थे, डेल्यूजन पुअर एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स। अभी मूड रिपल्सिव ये भी बहुत कॉमन रहता है, डेल्यूजन पुअर भी वैसे भी कॉमन ही रहता है। दूसरी बात क्या होता है ना, होती है कि बहुत बार ना कोई रेमेडी हमें बहुत अच्छे से पता होती है ना, तो भी हम बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि रूब्रिक पे हम बहुत कंफर्म होते हैं, रेमेडी अगर पता भी नहीं हो तो भी हम रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस केस में बाकी लोगों ने बहुत रूब्रिक अच्छे पकड़े कि एंजाइटी रिलेटिव्स है, केयर्स फुल ऑफ, एक मिनट, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स। पापा हार्ट पेशेंट है तो वो भी उनकी चिंता करते हैं, केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स है। और इस केस में क्या है ना, अभी ना वो बहुत, उसकी मम्मी क्या बोली,
वो बहुत पहले हैप्पी रहती थी, अभी एकदम सैड रहती है। तो ये रूब्रिक जो है ना, सैडनेस इन ओपन ईयर एंड एंजाइटी इन ओपन ईयर, ये जो रूब्रिक है ना, जनरली ये स्टार्टिंग के जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं ना हमारा, उसमें हम ये रूब्रिक कंसिडर नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। मीन्स मेरा तो ये ख्याल है, ये जो रूब्रिक है ना, सैडनेस इन ओपन ईयर, एंजाइटी इन ओपन ईयर, ये अंडरस्टैंडिंग के रूब्रिक है। ये ओपन ईयर क्या होता है ना, ओपन ईयर मतलब जहाँ पे सुकून रहता है, जहाँ पे जिस माहौल में हम एकदम रिलैक्स रहते हैं, ऐसा एरिया मतलब ओपन ईयर। हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारे मम्मी पापा, अभी देखिए ना, मम्मी पापा दोनों को भी इसकी चिंता है। पापा को लगता होगा कि लड़का अच्छा है, मम्मी को लगता होगा कि उसकी मदर फादर या फैमिली अच्छी नहीं है तो मेरे बेटे को परेशानी होगी। इतना अच्छा माहौल है इसकी फैमिली में, जो इतना अच्छा माहौल है, इसी माहौल में हेपर सेल्फ सैड होता है, हेपर सेल्फ को एंजाइटी लगती है। ऐसे होता है आईपीआर के कारण। बाकी केयर्सफुल ऑफ रिलेटिव्स, ये जो रूब्रिक है ना, केयर्सफुल ऑफ रिलेटिव्स, एंजाइटी हेल्थ अबाउट एंजाइटी फैमिली, ये सब रूब्रिक मैंने भी लिए थे। ये सब रूब्रिक ना हेपर सेल्फ कवर करता है, और इसी के कारण शायद हम लोग भटके हैं, कार्सिनोसिन बहुत लोगों को लगा। और मम्मी क्या बोली, उसका नेचर झगड़ालू भी है। कॉरलसम मैंने रूब्रिक लिया है, इतना वेट नहीं है कॉरलसम को, क्योंकि ये हमारे ना अलग अलग शेड है हमारे पेशेंट की। हेपर सेल्फ हमें पता है कैसे होता है, क्या होता है, मगर ये एकदम डिफरेंट शेड है। अभी मूड रिसेंटली रिपल्सिव मैंने क्यों कंसीडर किया? मूड रिपल्सिव क्या? वो रिपल्सिव क्यों? पेशेंट ने बोला ना, पेशेंट ने बोला था किसी चीज में मन नहीं लगता, थकान आती है और किसी चीज में मन नहीं लगता। मैंने एक्चुअली वो कंसिडर नहीं किया है मैम, लिया नहीं है मैंने, रेट्रो में रखा है वो। पेशेंट से तो मुझे सिर्फ ये 2 ही रूब्रिक मिले। और हेपर, उसकी मम्मी ने जो बोला ना कि पहले वो बहुत हैप्पी रहती थी, तो हेपर हेपर ऐसा ही रहता है, बहुत ही चीयरफुल वाइवेशियस रहता है। जब ऐसे इस स्टेट में आता है ना, तो हेपर पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है हमें। बाद में वो ना सैड सैड स्टेट में जाता है। समझ में आया? सब रूब्रिक वगैरह सब समझ में आए? आप लोग कहाँ पे फंस गए ना, कॉरल में फंस गए। एक कॉरल नहीं, ये डिस्कॉर्ड है। और थकान 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 बोल रही थी ना वो, ये तो सिंपल लेते हैं ना हम, डेल्यूजन 4 लेते हैं सिंपल। बहुत मैडम ये बार जो क्या होता है ना, हम सिंपल रूब्रिक को ना इग्नोर करते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बोलिए ना मैडम सर। ये जो आपने लिया ना मूड रिपल्सिव, रिपल्सिव एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होती है। यस सर, यस उसमें गुस्सा और आक्रोश भी होता है अंदर। जब हम यस किसी सर, को यस। बोलते हैं नहीं नहीं यार मैंने नहीं बात करनी, साइड में रखो इसको, साइड में, है ना, तो वो हाँ, एक ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक हो सकता है ये। अभी जो आपने यस मूड सर। रिपल्सिव लिया और जो केस में आपने बोला उसमें तो ऐसे लग नहीं रहा सर, था। मैंने रेट्रो में रखा है। ये मेरा प्रिस्क्राइबिंग नहीं था, मेरे 2 ही रूब्रिक थे मेरे अच्छा, 2 रूब्रिक्स प्रिस्क्राइबिंग। कौन कौन से थे? डेल्यूजन पुअर एंड एलिमेंट्स फ्रॉम स्क्वाड बिटवीन पेरेंट्स, ये 2 ही रूब्रिक थे। और उसे सपोर्टिव रूब्रिक अगर बोले ना कि केयर्सफुल ऑफ फैमिली, एंजाइटी फैमिली, हाँ मैडम वो ये, और सैडनेस एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स तो मिल ही नहीं रहा मोबाइल सेंसेस में। है सर ना। है, मैंने मोबाइल डाल वर्ल्ड में दिया है नहीं है। सर, मैंने मोबाइल ग्रुप में डाला है सर, देख लीजिए। फुल सिंथेसिस जी में है जी, ना सर? थैंक फुल यू संजय सिंथेसिस सर। में है ना? बहुत काम का रूब्रिक है सर ये, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, काम का रूब्रिक है ये। थोड़ा ढूंढिए आप। हाँ हेलो मैम, हाँ डेल्यूजन पुअर हाँ। समझाओ ना एक बार, डेल्यूजन पुअर एक बार समझाओ। वो क्या बोल रही थी, मुझे तो पेशेंट का वर्जन सिर्फ यही था कि क्या दिक्कत है इससे, 2 साल से एलोपैथी लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आती है, तो मुझे थकान बहुत लगती है, थकान, वीकनेस फील होता है, थकान लगती है। ये सिंपल, इससे हम डेल्यूजन पुअर लेते हैं ना, ये सिंपल रूब्रिक है। कुछ मिल ही नहीं रहा था ना मुझे पेशेंट से, तो मैंने सिर्फ यही लिया। और दूसरा, मम्मी ने तो सब स्टोरी बताई
मम्मी ने तो पूरी ना हेपर सेल्फ की क्या बोले सब बुक जर्नी ही पिक्चर बताई। बताइए, बुक हाँ पिक्चर। हाँ 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 हाँ, राइट से राइट। अगर हमें पता होता है ना सर अच्छे से, हमारे दिमाग में सिर्फ यही है पार्सल ऐसी है हमारे दिमाग में रहता है। अगर हमें अच्छे से पता होता है ना तो हम इजीली दे सकते हैं। दूसरी बात, हम रूब्रिक पे अगर कंफर्म हो तो आपने डाले ना ये सब रूब्रिक, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स, एंजाइटी फैमिली, एंजाइटी एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स, सैडनेस इन ओपन एयर, एंजाइटी इन ओपन एयर। इस सैडनेस ज्यादा सूट होता है यहाँ पे। सैडनेस ओपन एयर पता चला ना ये रूब्रिक कैसे है? एक बार बताइए ना मैम। और हाँ ठीक है, मैं बताऊंगी। क्या होता है ना, ओपन एयर मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे हम रिलैक्स फील करते हैं, जहाँ पे हमें सुकून मिलता है, ऐसे माहौल को ओपन एयर कंसिडर करते हैं हम हमारी रूब्रिक की लैंग्वेज में, मेटाफोरिकली। ये तो पता है सबको? यस मैम। ये तो पता जी है। मैम। तो हाँ, हेपर सेल्फ का क्या होता है ना, आईपीआर के कारण ना, आईपीआर का ये सब डिस्कॉर्ड और ये सब आईपीआर के कारण है ना, वो सबका करता है स्टार्टिंग में, फिर आईपीआर के कारण ना वो सैड बन जाता है। तो घर में ही, जहाँ पे अभी हमारी केस में तो मैंने बोला ना, मम्मी पापा दोनों भी इसका ख्याल रखते हैं। पापा को लगता है कि लड़का अच्छा है, मम्मी को लगता है कि उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, मेरे बेटे को परेशानी होगी। इतनी अच्छी फैमिली में रहने वाली लड़की है, फिर भी इस सब माहौल के कारण वो सैड बनती है। अपने ही घर में इतना अच्छा माहौल है जो घर का, उसी माहौल में वो सैड फील करती है। मम्मी क्या बोली कि पहले तो बहुत अच्छी रहती थी, अभी बहुत सैड रहती है, डिस्टर्ब रहती है। बट ये रूब्रिक ना सर अंडरस्टैंडिंग का रूब्रिक है। बहुत बार ना, मैं तो ऐसे डायरेक्ट रूब्रिक ऐसे नहीं लेती, अंडरस्टैंडिंग का रूब्रिक है। बहुत बार रेमेडी कंफर्म हो जाती है तो ऐसे रूब्रिक लेने चाहिए। थोड़े मैंने नोट्स निकाले, पढ़ू क्या तो और क्लियर हो जाएगा। मैम हाँ बोलिए। मैम आपने जो फर्स्ट रूब्रिक लिया ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट, पेरेंट्स लिए है, पेरेंट्स पेरेंट्स लिए एलिमेंट्स क्या? में। ओके हाँ वो हाँ, अगर चिप एंड सबऑर्डिनेट डाला और डेल्यूजन पुअर डाला ना तो नक्स भी आती है हेपार के साथ। बट मैडम डिस्कॉर्ड पेरेंट्स बिटवीन रूब्रिक, पेरेंट्स डाला ना तो सिर्फ हेपार आती है। हाँ बोलिए ना। पेरेंट्स रूब्रिक नहीं है सेंसेस में। वो जो रूब्रिक सभी डाल रहे हैं ना, है वो है कोऑर्डिनेट्स एंड सर। सब कोऑर्डिनेट्स वाला है। वो आप मोबाइल रेपर्टरी में देख रहे हैं ना, इसलिए वो आपको मिल नहीं रहा है। फुल सिंथेसिस हम अच्छा, लैपटॉप में यूज करते हैं ना, संजय सर ने डाला है ना, नहीं वो उन्होंने उस मोबाइल में वही नहीं है। डाला, कोऑर्डिनेट्स एंड सब कोऑर्डिनेट्स वाला डाला उन्होंने। उन्होंने, हाँ मैं डालती हूँ, मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, वो रूब्रिक ओके। है वो। हाँ, और दूसरी बात, मोबाइल में अगर हम ये करें ना तो ये आती है चिप एंड सबऑर्डिनेट अगर डाला ना तो नक्स भी आती है, मगर वो नहीं है। ये डायरेक्ट रूब्रिक हमें मिल रहा है ना हमारी केस में। अभी देखिए मैंने ये डाला, इसमें इसमें नक्स नहीं है। मैं भेजती हूँ बाद में भी। हाँ, आपको समझ में आया? एकदम सिंपल केस थी, बहुत ही सिंपल। मुझे ऐसे लगा था आप लोग इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, थोड़े नोट्स निकाले, पढ़ू क्या मैं, अगर किसी की कुछ क्वेरी नहीं है तो? जी मैम। हाँ जी ओके सर। हाँ, हेपार patient faints with pain even from slight pain. The remedy belongs to patients that are called delicate, that are oversensitive to impressions. The mind takes part in this over sensitiveness and manifests itself by a state of extreme irritability. Every little thing that disturb the patient makes him intensely angry, abusive and impulsive. मेनली हमने क्या सुना है कि हेपार सेल्फ कैसे रहता है कि एंग्री रहता है, इम्पल्सिव नेचर बहुत रहता है, एब्यूजिव नेचर रहता है। The impulses may have an impulse to throw the child into the fire. ये भी हमने बहुत बार सुना है।
The symptoms increase to insanity, and then the impulses are often carried out. It becomes a mania to set fire to things. Patient कैसे रहता है? Quarrelsome, hard to get along with, nothing please, everybody disturbs, oversensitive to person to person and place to place. He desires a constant change. चेंज डिजायर भी एक रूब्रिक है इसमें. टची मेंटली एंड फिजिकली, इरिटेबल, डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड ना, ये भी मुझे फील हो रहा था, मैंने शायद ये भी बोला है आप लोगों को, मैसेज मैंने डाला था. डिसकंसर्टेड बहुत लोगों को लग रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने डिसकंटेंटेड ये डाला था. वो उसके ना फेशियल एक्सप्रेशंस वैसे थे पेशेंट के. Violent anger with urges to kill anyone who dares to provoke or offend. Most argumentative and fast talking remedy in our Matramedica. स्पीच हेस्टी में भी ना ये रेमेडी है. मोस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फास्ट टॉकिंग रेमेडी, मतलब बहुत क्वारलसम रहती है पार्सल एंड स्पीच हेस्टी होता है. If you basic reaction pattern of herself almost remain the same. An oversensitive individual who reacts violently most suitably explained through the words kill and fire. The sensitivities of this remedy are so high that can explain it most appropriately in the rubric kill desire to, sensitive pain to, sensitive impression, sensitive extreme external impression to all, sensitive mental impression, starting startled, eating after. The following rubric indicates the happy side of this remedy. Happy side क्या होती है? vivacious होता है पेशेंट, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हिज होती है, केस फुल ऑफ रिलेटिव्स, पैशनेट होता है, जो हमारी पेशेंट में सब दिख रहा था हमें, उसकी मदर ने सब बोला. We have the following rubrics in Heparself which explains the excessive nature of indulgence of this remedy. वो क्या होता है? bulimia, harassed eating while. The dictionary meaning of bulimia क्या होता है? An eating disorder, especially in young women, characterized by the gorging of large quantities of food followed by purging. Heparself takes an excessive care of his family in the beginning. She is very passionate about giving that care, and it is as though that is the only work she has in life. The care goes beyond normal level of care. ये समझ में आया ना आप लोगों को कि हेपारसेल्फ का केयर बियॉन्ड नॉर्मल लेवल होता है, इसीलिए हमें ना बहुत लोगों को एक कोक्यूलोसिन कार्सिनोसिन लगी. तो हेपारसेल का भी ऐसे ही केयर होता है फैमिली को लेकर, जैसे कि कार्सिनोसिन कोक्यूलस करती है. केयर गोज बियॉन्ड नॉर्मल लेवल ऑफ केयर एंड सो एक्सेसिव दैट इट इज सीन एज वेरी इमेच्योर स्ट्रिक इन हर. शी हैज दैट एक्सेसिव अर्ज टू डू फॉर एवरीबडी, unmindful about her own status, as if without this care she cannot exist. Imbecility. Imbecility is a state of immaturity that is grown-up person whose mental age is equal to a child of 3 to 8 years old. But in Heparself, the imbecility is associated with passion, which results in a form of imbecility which has been compared to the extent of sexual excitement, which is one of the most instinctive state where the person is so aroused and involved that suppression is difficult. So by sexual excitement, we mean a state of aroused feeling or passion that cannot be easily suppressed. Heparself goes into the state of excessive excitement while talking,
while taking care of her relatives without thinking about her own future. ये भी समझ में आया ना आप लोगों को जी कि मैम। कितनी हद तक केयर करते हैं देखिए फैमिली की। तो ये तो कोक्युलोसिस कार्सिनोसिन लगना तो ये नॉर्मल है ऐसे केसेस में। Imbecility, sexual excitement with means during that time she is so passionately involved that she cannot decide how much care she should take so that at least she never suffer. She just goes on doing the things without any thought and with all her energy. ये पेशेंट हीडलेस भी होता है, ऑडेसिटी भी होती है, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर, ये भी रूब्रिक है इसमें। इस केस में ना मैंने वो कंसिडर नहीं किया है, मगर आप लोगों को लगा क्या कि 6 महीने से क्या हुआ था ना, 6 महीने से उसने एलोपैथी टैबलेट भी नहीं ली थी और उसे पीरियड्स भी नहीं आए थे, तो और मम्मी ही लेकर आई उसे। ये हो सकता है ना डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर। 27 एज की लड़की है, अभी शादी का एज चल रहा है और 6 महीने से कुछ लिया भी नहीं है, 6 महीने से पीरियड्स भी नहीं आए, तो उसे ना वो सीरियसनेस ही नहीं है। अगर 6 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा ना। When she is full of energy, she feels very cheerful, always smiling and laughing on all occasion. She feels very much cheerful at home with his family members, enjoying the life to the full and thinks all good things of life beyond what is happening now. ये जब सब माहौल अच्छा रहता है घर का तो ऐसी रहती है, तो उसके लिए रूब्रिक क्या है? चेयरफुल मॉर्निंग, चेयरफुल इन बेड, स्माइलिंग, लाफिंग, vivacious, delusion vision has in morning in bed. Till this time she was enjoying the life. तब तक लाइफ एंजॉय करती है ये पर्सल पेशेंट, having beautiful visions for the future, taking care of her family and relatives. She just stays in that high and it is not easy to take her out from that state. ये सबको समझ में है कितना सूट होता है हमारे केस में? हमारी पेशेंट ऐसी ही थी। आया ना मैम। But excessive indulgence exhausts a person very soon, irrespective of his energy level, especially when it is done with lot of passion and excitement, as the loss of energy is more during such doing. A state comes later when she feels lacking even minimum energy to sustain her delusion, whoever he is. It is natural for an individual to expect some reciprocation during her time of need, especially from those for whom she had taken so much of care, forgetting her own well-being. Her herself is oversensitive to all stimuli, let it be external, mental, or sensual. When she does not find any reciprocation from others, she becomes very sensitive to their actions. She finds it very difficult to understand why they behave so. She feels they are not doing right and finds it difficult to accept. She becomes totally surprised and alarmed by this type of behavior of others even after so much of indulgence. Conscience about trifles. इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, ये भी थोड़ा है फील। हमारे केस में बहुत लोगों ने पकड़ा भी था रूब्रिक। She loved staying with all her family members and relatives around her, but their reactions towards her subdues her feelings and she starts getting worried in spite of being with them. Now, the more she continues staying with them, the more apprehension she start getting that she will further spoil the relation she has, and she has to take care of herself, and she should not expect from others so much.
ये हो सकता है हमारी केस में, उसे डर एक पेशेंट को कि रिलेशन स्पॉइल हो सकते इस सब झगड़े के कारण। ओपन एयर इज अ प्लेस वेयर one usually feels free and good. When one is stuck up in a place for a long time, he feels the need to go out into the open air for refreshing oneself. Open air is a place which is conducive for growth and well-being. The air is fresh and natural, and there is a sense of freedom and independence in open air. There are no restrictions and bondages when one is out in the open air. समझ में आया? ओपन एयर का सब मीनिंग समझ में आया? ओपन एयर मीन्स क्या होता है मेटाफोरिकली? और एक बार बताओ ओपन एयर का। एक बार बता दीजिए मैम। हाँ, ओपन एयर्स मीन्स क्या होता है? ओपन एयर में यूजुअली हम फील फ्री एंड गुड फील करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रीडम फील होता है। वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते ओपन एयर में, ऐसा माहौल रहता है। Hepar now when she realized that हेलो। her passionate हेलो। हाँ मैम, ओपन एयर के बारे में आपने बताया वो समझा, लेकिन ओपन एयर में सैडनेस जो है ना, इसको वो ये बताया जो ना रूब्रिक, मैंने, क्लियर किया है एक ना, सैडनेस का रूब्रिक मैंने क्लियर किया ना। एक मिनट, हाँ वो ओपन एयर वाला। स्टार्टिंग में हेलो, किरण सर बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। मैंने ओपन एयर का क्लियर किया ना स्टार्टिंग में, क्यों ओपन सैड है एयर वो का क्लियर किया ना। आप नहीं थे क्या स्टार्टिंग में? मैंने नहीं, क्लियर किया ना। नहीं था मैडम में। हाँ ओके, हाँ वो क्लियर ओपन किया एयर था में मैंने। सैडनेस के बारे में मुझे वो सोच रहा था। ओपन एयर तो बहुत बढ़िया है सबके लिए, लेकिन इसमें ओपन एयर में ओपन सैडनेस है। वो मैंने 2-3 बार क्लियर किया है सर स्टार्टिंग में। ठीक है मैडम, आप रिकॉर्डिंग मैं सुनेंगे ना और क्लियर हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, ओके हाँ ओके ओके। ओके, हाँ हाँ। ये ओपन एयर का हो गया। हाँ, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस एंड bondages when one is out of in the open air. Hepar now when she realizes that her passionate caretaking is not being reciprocated, begins to feel weary even in open air. When you walk with somebody, you get accustomed with him, knowing details about him. Hepar self indulges passionately for the care of others without the knowledge what would be the reaction of the other person during her need. When she continues being with him for some periods, then only she finds that her passionate care is not being reciprocated. This makes her feel very anxious. ये समझ में आया जो हमने पहले क्लियर किया था, सैड क्यों होती है ओपन ईयर में? और एक बार बताती हूँ आपको। She continues being with him for some periods, then only she finds that her passionate care is not being reciprocated. This makes her feel very anxious. Anxiety in open air, anxiety walking in open air. Even being with her near and dear ones, she starts apprehending something more serious is going to happen, to the extent that instead of helping her, they may harm her. She apprehends that the good things which she has earned in the society by caring for her family and relatives selflessly might be completely destroyed. Fear in open air, fear disease of impending. She feels very sad at these developments. Sadness in open air, sadness walking in open air. Now she has to take care of herself, careful of walking in open air. पहले फैमिली की केयर में लगी रहती थी. All these conditions makes Hepar self realize that the people whom she thought are very close to her are not so. ये बाद में उसे फील होने लगता है, रियलाइज होता है
she starts disliking them to the extreme and even stops behaving the way she used to earlier. जो पहले बहुत केयर करती थी, बहुत एंजाइटी रहती है फैमिली को लेकर, वो सब धीरे 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 स्टॉप होता है और हेट्रेड डेवलप होता है लोगों के कारण जिनका बहुत वो पहले केयर करती थी. This led to the reaction that people close to her started talking about her in public, which affected her to the core, and she feels as her own near and dear ones lowered her dignity. एक मिनट है, पेशेंट का कॉल आ रहा है. वो क्या फील करती है, उसके खुद के नियर वंस, डियर वंस उसकी डिग्निटी लोअर कर रहे हैं. इंडिग्नेशन रहता है. Further, this brings on the apprehension that her dignity may be further lowered by the people whom she cared for the most and served till this time. She does not like the kind of behavior that she is subjected to now and is more sensitive to it. After her realization, she had the feeling of retaliation inside her that she should tell them why they have behaved like this, but the state of energylessness makes her coward and she does not express herself. हे parcel ला हेलो यस मैम, हेपार का कोऑर्डिनेटिव नेचर रहते हैं. वो ना क्वारलसम नेचर रहता है, आर्गुमेंटेटिव रहता है, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट भी रहता है उसमें, बट ना कोऑर्डिनेटिव नेचर रहता है. इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, इंडिग्नेशन ये बहुत स्ट्रांग रहता है उसमें, बट ना कुछ करने का टाइम आता है ना तो थोड़ा पीछे हटता है हेपार से. अभी कोई अगर ऐड करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं हेपार के बारे में, क्योंकि रेमेडी ना वैसे बहुत बड़ी है. अगर मुझसे कुछ छोटा हो तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में निकाला है सब. मैम आप एक इंटरेस्टिंग थिंग कोई डिस्क्लोज करने वाले थे ना केस के बाद. हाँ अच्छा क्या है ना, ये पेशेंट है ना हमारी कास्ट की है. तो ना ट्रीटमेंट वगैरह मेरी सब हो गई, तो उसकी ना शादी हो गई. उसके बाद बहुत सारे पेशेंट क्या है ना हमारे पास रेगुलर आते हैं ना, तो उसकी शादी हो गई. हमारे ना रिलेटिव्स के एक लड़के के साथ शादी हो गई उसकी. वो जो लड़का चुना था ना उसके पापा ने उसके साथ नहीं हुई, अलग ही लड़के के साथ शादी हो गई. ये इंटरेस्टिंग चीज थी. अगर वो पहले अगर मैं बताती ना तो थोड़ा अलग ही हम सोचते. ये बताना था. मेरे साइड से हो गया. मुझे भी पता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाई हेपार के बारे में, क्योंकि रेमेडी भी बहुत बड़ी है, हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना. अगर कोई ऐड करना चाहता है तो बोलिए. पेशंट पाहुणे झाले म्हणायचं तुमची मॅम. हाँ ना जी बताइए, किसी को कुछ क्वेरी होगी तो, या किसी को कुछ ऐड करना है हेपार सल्फ के बारे में. हेलो मैम, ईपर सल्फ जो है हाँ डक्ट्राइन बोलिए. सिग्नेचर देखा तो ये कलकिरिया कार्ब और सल्फर से बनता है ना. हेलो मैम. जी सर. यस जी सर. सर. जी हाँ हाँ हेलो. हाँ बिल्कुल. हाँ हाँ कलकिरिया हाँ कार्ब, सर. हाँ कलकिरिया सल्फ, सल्फर और कलकिरिया. हाँ हेलो. हाँ 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 बोला हाँ सर. सर. यस सर. यस सर. हाँ हाँ, yes.
उसका बनाने तो का तरीका ना बहुत ऐसा फ्यूरियस होता है, मतलब उसका एकदम उसको हीट करके बनाया जाता है, तो एंगर उसमें उसके वजह से आता है, उसके बनाने के तरीके से। एक्चुअली कलकेरिया सल्फ्यूरिकम ही है, लेकिन उसका बनाने का तरीका जो है तो अलग है, तो इसलिए उसका एंगर बहुत आता है उसमें। कांगने सर बोलिए। जी, किसी को कुछ और ऐड करना है या कुछ क्वेरी होगी तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वाइंड अप कर देते हैं। हेलो। हाँ सर, मैम ने बहुत बढ़िया बताया, बाइंड अप कर दिया जाए, बढ़िया है। जी जी जी। सो वैसे तो बहुत ही पर बढ़िया सब बहुत केस आप। बड़ी कंट्री है। कांग्रेस सर कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, वैसे तो मैंने बोला पर सब बहुत बड़ी रेमेडी है ना सर। हाँ 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 जी ठीक है सर, वाइंड अप कर दीजिए। जी सर जी। हाँ तो, सर, हाँ ना, तो वो बहुत बड़ी है। एक एक 2 घंटे में स्टडी भी नहीं हो पाता उसका। यस यस। बहुत बड़ी रेमेडी। एक क्वेश्चन मुझे ना, सर माइंड में ना हाँ हमसे। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ, जी बोलिए मैम आप। नहीं, शेड 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 डिफरेंट थी ना, कोक्यूलस कार्सिनोसिन ऐसी लग रही थी। जी जी जी। वही इसीलिए मैंने ये डाली थी। एक क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये पार्सल पे इतनी केयर लेने वाली होती है, फिर भी लोग इसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? अप्रिशिएट नहीं करते लोग, इससे दूर क्यों चले जाते? तो मेरे लगता है ये जो उसका गुस्सा है ना, गुस्सा जो जी उसका मूड रिपल्सिव है, गुस्सा है, ये जो इन चीजों के कारण थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि इसका जो गुस्सा है वो किल्ड किल्ड डिजायर तक चला जाता है कि मैं मार ही दूं। एक रुब्रिक भी है ना उसका, किल्ड डिजायर में तो है ही है। एक रुब्रिक भी है उसका, बारबल्स कस्टमर किल करके कुछ ऐसा है ना। हाँ हाँ तो हाँ मतलब इसका गुस्सा यहाँ तक चला जाता है, इतनी डिस्ट्रक्टिव में चली जाती है ये, तो मेरे को लगता है फिर अप्रिसिएशन कहाँ मिलेगी इसको। जी सहन नहीं, इसमें सहन शक्ति नहीं है। कहने का जी जी मतलब जिस रेमेडी में सहन शक्ति नहीं होती, जो अपना एग्रेशन दिखाती है, केयर केयर तो है ही है, केयर वर्जिस में तो है ही है, साथ में जो इसका गुस्सा है वो इसको ले डूबता है। जी जी। वहीं से एलिमेंट शुरू होते हैं इसके। हाँ हाँ सही बात और है, रिपर भी इसीलिए आता है ना। डिस्चार्ज भी इसके एकदम एक्यूरेट डिस्चार्ज होते हैं, एकदम चुभने वाले। आप अगर किसी को कोरेजा होता है, अगर उसकी हिपर से दवाई बन रही है तो देखना उसके ना नोस्ट्रेसिस में भी जख्म हो जाते हैं बहुत, साइडों में भी, बाहर भी। इतना एक्यूरेट डिस्चार्ज होता है, इतना वो मतलब बिटरनेस से भरी हुई है वो। जी जी बिल्कुल। ये केयर यस इतनी सर करती यस। है, ओवर केयर करते हैं, और इसको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ आपके लिए वही सही है, और उसी तरह से होना चाहिए केयर। और वो उतनी एग्रेसिवली करती है, और उसमें उतना गुस्सा भी होता है कि उसका नहीं माने तो फिर वो उतना गुस्सा करेगी, उतना एक्यूरेट लेवल तक जाएगी, इतना फ्यूरियस एंगर करेगी। तो फिर लोग क्या करते हैं, इससे दूर भागने शुरू हो जाते हैं, और फिर इसको लगता है कि मैं इतना केयर करती हूँ, मैं लोगों के लिए इतना करती हूँ, फिर भी मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करते, मेरे प्यार की इनको कदर ही नहीं है। जैसे डल का मारा के बारे में होता है, वैसे ही पैर सर्प के बारे में होता है। काली कार्प से भी लोग इसलिए भागते हैं, डल का मारा से भी इसलिए भागते हैं। डल का मारा भी एक्चुअली बहुत केयरिंग है, लेकिन उसकी केयर ना इतनी मतलब लोगों को स्पेस देने वाली नहीं होती, ये पूरा उनका दम घूट देती है ये जो रेमेडीज है। तो इसलिए लोग उससे दूर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और कभी कभी उनकी आलोचना भी करते हैं लोगों में कि ये ऐसे पर्सन है या ऐसे पर्सन है, तो फिर ये रेमेडीज को बहुत दुख पहुंचता है। जी सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया पार्सल के बारे में, और बहुत अच्छे और अलग सेड थी पार्सल की। हम सब लोग कार्सिनोसिन, इग्निसिया ऐसे या वैनिला इस रेमेडी में फंसे हुए थे। हाँ सर। यस सर, यस सर। सर फिर ये हिपर सेल्फ डिक्टेटोरियल में क्यों नहीं है? हेलो हेलो
तो सर मेरा क्वेश्चन था कि हाँ अगर इतना ये मतलब इतना इसका केयर और वो रहता तो ये डिक्टेटोरियल में क्यों नहीं है मैम सर, ये पूछा। कावर्ड है ना सर, कावर्ड वाला डिक्टेटर कैसे बनेगा? कावर्डाइज रूब्रिक में है वो। कावरराइज भी हो Thank और you. डिक्टेटर जो रहते हैं ना, तो डिक्टेटर लोग ये करते नहीं, मतलब ऐसे ज्यादा लविंग या केयर करने वाले इतने नहीं रहेंगे। और ज्यादा उसमें शेयर जो है तो कावरराइज का है, मतलब वो उतना दमदार भी नहीं होता। डिक्टेशन करने में इतना दम भी चाहिए ना उसमें। जी सर जी। जी जी, तो ठीक है, अभी देर भी हो गई, अपन वाइंड अप कर देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो फिर अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और हमारा ऐसे बहुत अच्छा ऑफलाइन सेमिनार होने वाला है पुणे में, जैसे कि सर ने आपको बताई है, इस 4 और 5 अक्टूबर को पुणे में होने वाला है। और बहुत एक 10 हमारे स्पीकर्स वहां पे होने वाले हैं, अलग अलग रेमेडीज है, अलग अलग शेड है उसके, तो बहुत मजा होने वाला है वहां पे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग वहां पे आओ, सब हम गेट टुगेदर भी होगा आपका, और हम सब ज्ञान का आदान प्रदान भी करेंगे। सो थैंक यू मैम, वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।